नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं चेहरा बेनकाब न्यूज़ चैनल। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं बैरिस्टर आज़म गनी साहब। आज़म गनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चेहरा बेनकाब न्यूज़ चैनल में। आज़म साहब, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपके नाम के आगे ये बैरिस्टर लगा है, क्या आप वाकई बैरिस्टर हैं या फिर कोई लक़ब है आपके साथ? जी देखिए, मैंने यूएस से एलएलएम किया है और यूएस में एलएलएम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में फोकस है, लेकिन कॉर्पोरेट लॉज और जो क्रिमिनल लॉज हैं उसमें किया है। तो बैरिस्टर एक्चुअली एक ऐसी डिग्री है जिसमें आप ये बोलते हैं कि जो भी कोर्ट की हायर प्रैक्टिसेस के लिए ट्रेंड बंदा है उसे आप बैरिस्टर कहते हैं। तो बैरिस्टर जनरली जो यूके में कोर्ट्स में जाते हैं उनको कहा जाता है, और सिमिलरली जैसे जो यूएस में कोर्ट्स में जाने के लिए एलिजिबल हैं उनको कहा जाता है, तो उनको अटॉर्नी भी कहते हैं यूएस के अंदर। तो मैंने जब लॉ की डिग्री यूएस से हासिल की है तो उस लिहाज से बैरिस्टर मेरे नाम के आगे लगा है। चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। आपका सियासत में आने का क्या मकसद है? देखिए, मैं संभल में ही पला बढ़ा और यहाँ से मैं 1998 में 99 में यहाँ से चला गया था दिल्ली। और दिल्ली जाने की एक वजह सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पे कोई ऐसी पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए कोई यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं थी। तो ये तो समझ लीजिए कि 20 साल से आग लगी हुई है कि भाई यहाँ से जाना पड़ रहा है लोगों को, अगर हायर स्टडीज़ की ज़रूरत है तो कम से कम एक यूनिवर्सिटी ऐसी हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 20 साल से वो ख्वाहिश वहीं के वहीं है। हम गए, मेहनत की, सब कुछ देखा, लेकिन यूनिवर्सिटी आज तक बनी नहीं। तो अब मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी, उसमें बोला था कि 3 तरीक़े हैं कि जिससे यूनिवर्सिटी बन सकती है। पहला, या तो आप खुद के पैसे 100-150 करोड़ लगाएं, उससे बन सकती है। दूसरा कि पब्लिक फंडिंग हो, और पब्लिक फंडिंग थोड़ी मुश्किल है, जैसे मैंने बोला था उसमें कि, और पैसे मेरे पास अभी 100-150 करोड़ है नहीं, मतलब जितना है उसमें। तो अब वाहिद रास्ता बचता था कि अगर पॉलिटिक्स में जाकर आप इन हालात को बदल सकें तो अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए, और आपको एक ज़िम्मेदार इंसान की तरह फ़ैसले लेने चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है कि मैं ये कर पाऊँगा, कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूँगा। इतने धुरंधरों के बीच आज़म साहब, आप कैसे जगह दे पाए? देखिए, मेरी किसी से, धुरंधर से, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मैं अपने मकसद के लिए हूँ और मुझे मेरा मकसद यूनिवर्सिटी दिख रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज ये लोग जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस हैं ये फंडिंग कर दें यूनिवर्सिटी की, तो मैं यूनिवर्सिटी पे फोकस करने लग जाऊँगा, ना राजनीति ख़त्म। संभल में बिजली, पानी की, बेरोज़गारी की बहुत सी समस्याएं हैं, आप इससे कैसे कर पाएंगे इस सबको? देखिए, अगर मैं अपना बात करूं तो मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी में है क्या कि बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स जो हैं ह्यूमन बींग्स की, वो उन पे फोकस करते हैं। बिजली पानी जैसे आपने बोला, तो अगर आप दिल्ली से कंपेयर करें तो 250 रुपये का बिल मैंने खुद अपना भरा है दिल्ली के अंदर। तो मैं यहाँ समझ सकता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर परेशान हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हैंडीक्राफ्ट करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके बिल 3-3, 4-4 हज़ार आते हैं। उनकी कमाई इतनी नहीं होती जितने उनके घर के बिल आ जाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी इस उत्तर प्रदेश में आती है तो मुझे लगता है कि ये जो हालात हैं ये बदलेंगे, क्योंकि वादा यहाँ का भी यही है कि फ्री बिजली की जाएगी 200 यूनिट तक की शुरू की, और एजुकेशन तो फोकस उनका ही है। संभल में अशिक्षा की समस्या को कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, मैं अपने तौर पर मैं कोशिश कर सकता हूँ, और उसके लिए मैंने कहा है कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए कदम उठा रहा हूँ, और मैं लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम हम पहला कदम उस डायरेक्शन में ले लें कि जहाँ से हायर स्टडीज़ हमारी हो सकें। जैसे यहाँ पर लॉ कॉलेज नहीं है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। अगर आपको ये सब कुछ करना है तो आपको यहाँ से बाहर जाना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। संभल में क्षेत्रवाद की राजनीति में आप तालमेल बिठा पाएंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं राजनीति पे फोकस नहीं हूँ। मेरा एक एम है एजुकेशन को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर मेरा वो फोकस है। तो मैं राजनीति की तरफ, तो वो सेकेंडरी चीज़ है, दैट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ माई फोकस। अगर मेरा फोकस मेरी फंडिंग इकट्ठी करके हो जाता है तो मैं राजनीति पे शायद इतना ध्यान नहीं दूंगा फिर। संभल में इकबाल और बर्क खेमा
फैक्टर माना जाता है यहाँ पर। किस हद तक खेमेबाजी से आप पार कर सकते हैं इसको? देखिए, सालों हो गए हैं, 85 साल हो गए हैं इन खेमों को चलते हुए। तो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बहुत मेहनतें की हैं उन्होंने, वो सब जानते हैं, तो मुझे उसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं खेमे से बिल्कुल अलग अपनी एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी से ना जुड़ूं और मैं अपनी जो मेरी फोकस्ड है यूनिवर्सिटी का, मैं उस पर फोकस करूं। तो मुझे खेमे से मतलब ही नहीं है उसमें कि कोई। आज़म साहब, एक और सवाल आपसे। आप आगे आए, बेहतर आए, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है सियासी मुद्दा बनकर तो नहीं रह जाएगा। ये आपका जो सपना है, क्या ये साकार हो पाएगा? देखिए, मैं इसे सियासी मुद्दा नहीं बना रहा हूँ, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि देखिए, आम आदमी पार्टी की अभी मेहनत जारी है, अभी पता नहीं है कि वो आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, अगर वो आती है तो वेल एंड गुड, दे कैन बी अनदर यूनिवर्सिटी जिसमें हम अच्छे से पब्लिक या गवर्नमेंट फंडिंग से वो यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। लेकिन अभी का जो मेरा पहला कदम है वो मैंने शुरू कर दिया है। उसमें मैंने ये बोला है कि मैं 5 लाख रुपए मैं अपने पास से दूंगा। उस यूनिवर्सिटी बनाने का तरीका ये है कि आप कम से कम 20-25 लोग ऐसे इकट्ठे करें जो 5 लाख रुपए दे सकते हों, एक एक बंदा। तो आपके पास 1 करोड़ 1.25 करोड़ के पास पैसे आ जाएंगे। और उससे आप क्या करेंगे कि एक पीस ऑफ लैंड वो ख़रीद लेंगे, 25 बीघा 30 बीघा जो भी उसमें मिल जाएगा। ठीक है, और उस टीम में आप 20-25 बंदों को ऐसे जोड़ेंगे जो एकेडमिक से, कोर एकेडमिक से रिलेटेड हैं, जिन्होंने संभल से बाहर जाकर पढ़ाई की है, जामिया अलीगढ़ में या कहीं और भी जाकर। बहुत सारे बंदे यहाँ पर जो हैं लंदन से पढ़कर आए हैं संभल में, मैंने उन लोगों से भी बात की है। तो अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टीम तैयार होगी एकेडमिक्स की, प्लस जो फंडिंग वाली है। तो जब हमारे पास ये पीस ऑफ लैंड आ जाएगा तो तब हम उसके बाद देखेंगे क्या करना है। पहले एक कदम हमारा ये पूरा हो जाए। भाई, जब आप 1000 किलोमीटर का सफ़र करते हैं तो 100 किलोमीटर जाने के बाद आगे का रास्ता दिखने लगेगा। और यहाँ जो राजनेता थे वो भी इस तरह की बात अक्सर किया करते थे, तो कामयाब होने के बाद क्या आप भी वैसे ही बन जाएंगे? देखिए, मैं तो कामयाबी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी से ही काम कर रहा हूँ। मुझे तो यूनिवर्सिटी पहले दिन से दिख रही है। तो मैं कामयाबी और नाकामयाबी तो वो तो बहुत दूर की बात है, अभी तो पता ही नहीं है उसका। आप संभल की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन पर फोकस रखकर अपने काम करता हूँ। मेरी एक NGO भी है, अलमारा सोसाइटी फॉर ह्यूमन एडवांसमेंट। उसके ज़रिए मैं 50-60 जितना भी मुझसे मुमकिन हो पाता है, मैं उन बच्चों की साल भर की फ़ीस भी कोशिश कराता हूँ कि हो जाए। तो मैं जानता हूँ कि अगर आपकी पढ़ाई होगी, फोकस्ड आपकी स्टडीज़ होंगी, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही अपनी फील्ड में आगे हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि आप बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं और पढ़ाई पे ध्यान रखें, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आज़म साहब, अगर पॉलिटिक्स में आप कामयाब होते हैं तो इसके अलावा जो बुनियादी समस्याएं यहाँ की जनता की हैं, यूनिवर्सिटी से अलावा और भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, तो क्या आपकी पार्टी आप उसको कर पाएंगे? देखिए, पार्टी का मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहली पार्टी ऐसी है कि जिसका फोकस डेवलपमेंट है। उसमें ना किसी जाति की बात होती है, ना किसी धर्म की बात होती है ना किसी क्षेत्र की बंटवारे की बात होती है। तो जिस पार्टी का फोकस ही डेवलपमेंट है तो उसके अंडर में डेवलपमेंट तो होना स्वाभाविक है। लेकिन अभी यूपी में तो आपकी पार्टी कहीं से कहीं तक लगता नहीं कि कामयाब हो पाएगी। कहीं वो संगठन भी आपके पास मौजूद नहीं है। 2022 की क्या तैयारी है? देखिए, 2022 में अभी पार्टी ने काफ़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अभी जो पंचायत चुनाव हैं उसमें पार्टी बड़े मेहनत से हिस्सा ले रही है। देखिए, वो तो फिर अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है फाइनली कि अगर उन्हें इस तरीके की गवर्नमेंट चाहिए तो वो चूज़ करेंगे। इसमें तो हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं बस। ये थे आज़म गनी साहब जो संभल के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। चेहरा में नकाब न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन फिरोज़ अली अशरफी के साथ फरजन वारसी, संभल।